Assalamualaikum 10th क्लास, दिस इज़ फैज़ान तारिक, योर केमिस्ट्री टीचर एट द मोमेंट। आज हम अपना टॉपिक 14.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉबेबली हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये वाला। ठीक है, इससे पहले हमने जो है वो बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, कि मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं, और उसके अलावा जो हमने अपना लास्ट टॉपिक कवर किया था उसके अंदर लेट मी चेक, यस, उसके अंदर हमने देखा था कि स्टेट्स जो है वो कन्वर्ट किस तरह से होती हैं, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, वेपोरेशन और कॉन्डेंसेशन में हमने डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का जो है वो हमारा 3rd लेक्चर है, विच इज़ हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। ठीक है, टॉपिक के नाम से ही वाज़ेह है कि जो सारी का सारा हमारा आज की डिस्कशन होगी वो इस डायग्राम के गिर्द घूमेगी। ठीक है, ये वाली जो कर्व है ना, हमने इसको स्टडी करना है। ठीक है, अब हमारे टॉपिक के अंदर है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, मतलब कि 2 तरह की कर्व्स हमने स्टडी करनी है। ठीक है, आई होप इससे पहले का जो लेक्चर है वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ऑफिशियली लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के अंदर से कोई पर्टिकुलर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है। ठीक है, ये पेज नंबर 5 के ऊपर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्विक चेक। ठीक है, इन दोनों में से एक एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, मैं आपके इसके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा और हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी समझ आए प्रॉपर, तो आपने मेरे साथ ये लेक्चर कवर करना है। ठीक है, लेक्चर इतना लेंथी नहीं होगा, आपने अपना अटेंशन स्पैम बिल्कुल एक्टिव रखना है। डन है, जल्दी से लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन ध्यान से लेक्चर सुनना है। हो सकता है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ना हो, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हमें इस्तेमाल में लाने पड़ेंगे। डन है, तो ज़रा देखो, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, 2 कर्व्स हमने पढ़नी है। हमारे पास है डायग्राम 8, मैं इसको यहाँ से आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये वाली जो कर्व है ना, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये वाली जो कर्व है ना जो नीचे से ऊपर जा रही है, इस कर्व को हम नाम देते हैं हीटिंग कर्व। और अगर हम इसी कर्व को रिवर्स कर दें, उल्ट कर दें, मतलब कि F से E, E से D, D से C, C से B और B से A, मतलब अगर इसी कर्व को हम रिवर्स में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी, कूलिंग कर्व। ठीक है, तो 2 कर्व्स है हमारे पास, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। हीटिंग कर्व नीचे से ऊपर, कूलिंग कर्व ऊपर से नीचे। डन है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ भी गया तो आपने डायग्राम सबसे पहले बनानी है। ठीक है, डायग्राम से के बगैर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायग्राम के बगैर कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आपने अगर डायग्राम बना दी बिल्कुल परफेक्ट, नीट एंड क्लीन, तो आपको 2 नंबर तो इसके कंफर्म मिल ही जाएंगे। मेरी जो सारी की सारी डिस्कशन होने वाली है वो इसी डायग्राम के गिर्द होगी। ठीक है, जो सारे का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ ना, इतना जो लेंथी टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपने कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन लोगे, लेक्चर सुन लोगे कंप्लीट, तो आपको पता चल जाएगा इस पूरे टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो इस डायग्राम के बाद आपने क्वेश्चन को लेकर किस तरह से चलना है। डन है, मैं फिजूल में आपको कोई भी जो है वो रट्टा लगवाने वाला टॉपिक नहीं करवाऊंगा। ठीक है, हमने रट्टा नहीं लगाना, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डायग्राम से। देखो, सबसे पहले तो नोटिस करो कि जो ग्राफ है वो 2 चीजों के बीच में है। नंबर 1 इज टेम्परेचर एंड नंबर 2 इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, देखो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा सिंपल नहीं है। ठीक है, देखो, कहीं पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, देखो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लेकिन जो हीट है वो नहीं बढ़ रही, वो कांस्टेंट है। देख रहे हो ना, बीच में ये वाली लाइन कांस्टेंट है, ये वाली लाइन कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कहीं कहीं पे बढ़ रहा है, एज यू कैन सी। डायग्राम शुरू करते हैं। ग्राफ है हमारे पास टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के बीच में। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन, ब्रेक इवन पॉइंट, ये समझ लो इस पॉइंट पर है एक सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। मेरे पास एक क्यूब है, बर्फ, आइस का ना एक मेरे पास टुकड़ा है बड़ा सा। ठीक है, फर्ज करो, अगर मैं उस टुकड़े को अगर मैं उस टुकड़े को एक बर्तन के अंदर रखूं, किसी भी पतीली के अंदर, और उसके अंदर आग जला दूं। ठीक है, फर्ज करो जैसे ही मैंने वो बर्फ का जो इतना बड़ा टुकड़ा है, आइस क्यूब है, उसको जैसे ही मैंने पतीली के अंदर रखा और नीचे से टेम्परेचर चला दिया, आपको क्या लगता है विद इन 1 to 2 सेकेंड या 3 सेकेंड्स क्या इतनी जल्दी वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, या थोड़ा उसको टाइम लगेगा? ऑफकोर्स उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो जो आइस क्यूब है वो क्या है, सॉलिड, और वो सॉलिड इस वक्त किस पॉइंट पर है, पॉइंट नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर। अब आइस क्यूब को मैंने रख दिया हुआ है पतीली के अंदर, नीचे से टेम्परेचर कर दिया ऑन।
अब क्या होगा, वो जो आइस क्यूब है उसके अंदर से हीट पैदा होना शुरू होगी, वो थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जैसे पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है ना, इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो उस आइस क्यूब का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। अब खुद सोचो, आइस क्यूब को पतीली के अंदर रखा हुआ है, नीचे से टेम्परेचर ऑन है, क्या होगा, आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, लिक्विड के अंदर, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा ना, हम उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कि इस पॉइंट पर आकर हमारा जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। अब ये जो पूरे का पूरा एक कांस्टेंट ये है ना फेज, इसके अंदर वो पूरे का पूरा आइस क्यूब लिक्विड के अंदर मेल्ट होगा, ठीक है। वो जो सॉलिड था ना वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। और इस दौरान उसके अंदर कोई भी हीट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। देखो टेम्परेचर चाहे बढ़ता जाए, टेम्परेचर चाहे हमने नीचे आग जलाई हुई है पतीली के, लेकिन वो जो पानी है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो फेज है ना ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी हीट इंक्रीज नहीं होगी। डन है। अब जैसे ही हम पॉइंट सी पर आएंगे ना, पॉइंट सी पर आते ही हमारा वो पूरे का पूरा आइस क्यूब जो सॉलिड के अंदर था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका, ठीक है। ए के ऊपर क्या था, टोटली सॉलिड, ए से बी के तरफ क्या हुआ, हीट बढ़ने लगी और बी पॉइंट पर वो मेल्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही वो सी पॉइंट पर पहुंचा वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था। अब खुद से सोचो, पानी जो है, जो आइस क्यूब है वो पिघल चुका है, पानी में कन्वर्ट हो चुका है, पतीली के नीचे अभी भी आग जल रही है, ठीक है। क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी गर्म होगा, बुलबुले बनना शुरू हो गए और उसके बाद वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो देखो, जैसे ही पानी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जो सॉलिड था आइस क्यूब, जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, सी से डी तक टेम्परेचर बढ़ता गया और जैसे ही डी पॉइंट पर आया पानी उबलने लगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब फिर से सोचो, बॉइलिंग पॉइंट जब पानी उबलने लग गया तो पानी के उबलने के बाद क्या होता है, पानी के बुखारात बनते हैं और वो हवा के अंदर चले जाते हैं। अब ये वाला जो प्रोसीजर है ना, पानी का उबलने से लेकर गैस बनने तक का, वो होता है यहाँ पर डी से ई के बीच में। यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी होता है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। देखो ये वाला जो कांस्टेंट फेज था, इसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रही थी। और ये वाला जो है ना कांस्टेंट फेज, इसमें पानी गैस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। देखो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और जैसे ही पॉइंट ई आएगा, इसका मतलब है कि वो जो पानी है वो वेपोरेट हो चुका है और उसके बाद क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेपर, बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं। अब नोटिस करो, मैंने आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे नहीं बताए, एक तो पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन, ये वाला पॉइंट अभी तक हमने नहीं पढ़ा, और एक फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, ये इसलिए क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे हीटिंग कर्व में। देखो मेरा प्रोसीजर क्या था, मैं नीचे से ऊपर जा रहा था, तो मैं हीटिंग कर्व पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कूलिंग कर्व। अब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा और उसके अंदर हम पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को स्टडी करेंगे। डन है। जिस तरह से हमने कूलिंग हीटिंग कर्व पढ़ी है ना, बिल्कुल उसी तरह से है, बस उसका उल्ट है। जरा सोचो, हमने कॉन्डेंसेशन के अंदर क्या पढ़ा था, कल ही डेफिनेशन पढ़ी थी ना कॉन्डेंसेशन, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, ड्रॉप होता है, तो उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कम होने लगती हैं, वो मॉलिक्यूल्स करीब आने लगते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हुई और इतनी करीब आ गई कि वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्डेंसेशन पॉइंट, और उसका दूसरा नाम क्या है, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन। मतलब कि जिस पॉइंट पर गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। अब अच्छा, हमने उल्ट शुरू किया हुआ है, ठीक है, हमने एफ से शुरू किया। एफ पे क्या था, बुखारात, गैस। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर ड्रॉप किया, अब मैं नीचे को आऊंगा ना एफ से, एफ से अब मैं नीचे को आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, प्रेशर सॉरी टेम्परेचर कम हो रहा है। तो एकदम ऐसा टेम्परेचर कम हुआ कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। उस पॉइंट को हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन। अब हमें जाना है ई से डी की तरफ। अब वो जो लिक्विड है, जो गैस है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल फिर से कांस्टेंट फेज के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ई से डी के बीच में, ई से डी के बीच में क्या हो रहा है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, फिर से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। देखो फिर से हम नीचे जा रहे हैं डी से सी की तरफ। तो जैसे ही डी से सी की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, मतलब कम होगा। तो वो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर हमने इतना कम करते गए कि एक पॉइंट आया कि वो पानी फ्रीज होना शुरू हो गया। जब हम
पानी को बर्फ के अंदर रखते हैं ऊपर वाले खाने के अंदर, फ्रिज के अंदर, तो क्या होता है, ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो पानी जो है वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। डन है। अब फ्रीजिंग पॉइंट के बाद फिर से एक कांस्टेंट फेज आ रही है, इस कांस्टेंट फेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब जो पानी है वो बर्फ बनने लगता है। बर्फ क्या है, सॉलिड। तो अब जैसे ही बी पॉइंट पर आता है, अब तकरीबन तमाम का तमाम लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉपर ठोस सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जब तक और भी ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जैसे कि बी से ए, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, पानी बहुत देर तक पड़ा रहेगा फ्रिज के अंदर, तब वो बिल्कुल ठोस बन जाएगा, ठीक है, वो जो पानी था लिक्विड था, अब वो बिल्कुल जम जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरे का पूरा फेज। अब जो मैंने आपको बातें उर्दू के अंदर बताई है ना, ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक पॉइंट को उसने डिस्कस किया है, ए से बी की तरफ क्या होता है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ठीक है। ये सारा आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। जो बातें मैंने बताई हैं सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ, बी टू सी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सी टू डी, एंड देन डी टू ई, और उसके बाद हमारे पास दूसरी कर्व शुरू हो जाती है विच इज़ कूलिंग कर्व, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कूलिंग कर्व स्टार्ट हो जाती है। अब कूलिंग कर्व में हम एफ से स्टार्ट करते हैं, देखो एफ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ई पर आया, ठीक है। ई के बाद हमारे पास कौन सा अल्फाबेट आता है, ठीक है, रिवर्स के अंदर चलो, ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, डी, एग्जैक्टली। देखो तो ई के बाद वो कहाँ पे जाएगा, डी में, वो जो ये वाला फेज था ना हमारे पास, ये ई के बाद डी तक, ठीक है। उसके बाद डी से सी की तरफ, कहाँ गया, ये रहा, सी से बी की तरफ, और बी से वापस ए की तरफ। डन है। तो 13 मिनट का हो गया लेक्चर, आई डिडंट थिंक कि इतना लंबा लेक्चर जाएगा। ओके, हम इसको समअप करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको किस तरह से आपने लिखना है अगर एग्जाम के अंदर आ गया। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनानी है, सबसे पहले लेबल करना है उसको प्रॉपरली, इसकी एक एक चीज़ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है, जो जो मैंने कहा है, ठीक है। सबसे पहले तो बताना है कि जो कूलिंग कर्व होती है वो किस किस के बीच में होती है, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। देखो कहाँ गया, ये देखो, ग्राफ ड्रॉन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर के बीच में और इंटरनल एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस एट पॉइंट ए इज हीटेड, जब हम पॉइंट ए के ऊपर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, पहले वो मेल्ट होना शुरू होता है, उसके बाद वो कांस्टेंट फेज के अंदर चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के बाद वो बॉयल होना शुरू होता है, बॉयल के बाद वो आबू बुखारात बन जाता है, ठीक है। कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, सिंपल क्या है, एक बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा पहले पिघलता है, पिघलने के बाद वो टोटली लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वो वेपोरेट होता है, और वेपोरेशन के बाद वो वेपर्स में यानी आबी बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है। और कूलिंग कर्व जिसका उल्ट प्रोसीजर है, उसमें क्या होता है, गैस का जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो लिक्विड है आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड दैट्स ऑल। और जैसे ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, मतलब जमना शुरू होता है, तो उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आपने इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मोटी मोटी सी बातें जहन में रखनी है, ग्राफ को जहन में रख के सारी रीडिंग करनी है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। डन है। उसके बाद हमारे पास ये पेज 5 के ऊपर चेक करो, 2 क्वेश्चंस हैं, क्विक चेक, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे, ठीक है। इनको पहले देखते हैं, उसके बाद हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट। Why do water vapors at 100 degree Celsius cause more severe burns as compared to liquid water at same temperature? देखो उसका क्वेश्चन ये है, 100 डिग्री पे जब हम 100 डिग्री पे पानी को बॉईल करते हैं ना, तो उसमें से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, ठीक है। उस भाप पे हम अगर हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ जो है वो जलना शुरू हो जाता है। वो कह रहा है कि अगर हम प्योर स्टीम के अंदर अपना हाथ रखें तो उससे ज़्यादा जलन होती है, रादर देन अगर हम वो उबलता हुआ पानी अपने हाथ के ऊपर डालें तो उससे हमारे जिस्म में, हमारी स्किन पे कम बर्न्स होंगे रादर देन स्टीम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप एक्सपेरिमेंट कर लो कौन सा ज़्यादा नुकसानदेह है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। आई नो कि उबलता हुआ पानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा बर्न डैमेज कर सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो स्टीम डैमेज करती है। उसकी रीज़न क्या है, देखो जब स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होती है ना, स्टीम है फर्स्ट करो, और वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, वो जैसे ही हमारी स्किन को टच करेगी ना, वो स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सोचो, स्टीम है भाप, और वो जैसे ही हमारी स्किन को टच किया वो पानी में कन्वर्ट हो गया, और पानी भी कौन सा,
100 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा वो जो स्टीम कन्वर्ट होती है ना पानी के अंदर, वो एडिशनल हीट भी रिलीज करती है। देखो इधर लिखा हुआ है, इट चेंजेस इनटू वाटर एंड रिलीजेस एक्स्ट्रा हीट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, आपके पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, सॉरी, आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन तो ये है कि 100 डिग्री की स्टीम है एक तरफ और एक तरफ है 100 डिग्री का पानी। कौन ज़्यादा स्फीयर आपको जला सकता है? स्टीम। वजह क्या है? जब स्टीम आपकी स्किन को टच करेगी ना, एक तो वो स्टीम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी फौरन, और जब वो कन्वर्ट होगी तो वो एक्स्ट्रा हीट भी रिलीज करेगी। तो सोचो इससे ज़्यादा आपकी स्किन ज़्यादा जलती है। ठीक है, देखो स्फीयर का मतलब होता है शदीद और बर्न होना मतलब जलना। दिस एक्स्ट्रा हीट मेक्स द बर्न मोर स्फीयर देन हॉट वाटर। ये जो इससे जो हमारी स्किन डैमेज होती है ना, वो उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा जलती है, हमारी स्किन डैमेज ज़्यादा होती है। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम वर्दी क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो सवाल ये है कि जब गर्मियां होती हैं तो हम कॉटन के सूट क्यों पहनते हैं? ठीक है, मतलब वो सूट जो बहुत बारीक बारीक होते हैं, कॉटन से बने हुए होते हैं, 100% कॉटन से। क्यों हमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों फील होते हैं? उसके पीछे रीज़न सुनो। रीज़न ये है कि कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। जो हमें पसीना आता है ना गर्मी के अंदर, कॉटन उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन के कपड़े हमने पहने हुए हैं, फर्स्ट करो हमें पसीना आया, वो पसीना एब्जॉर्ब हो गया कॉटन की शर्ट के अंदर या कॉटन के कपड़ों के अंदर, एंड अलाउज इट टू वेपोरेट इजीली। अब वो जो पसीना है वो कॉटन के अंदर चला गया और कॉटन उसको वेपोरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो देखो वेपोरेशन रिक्वायर्स हीट। तो जैसे ही हमें गर्मी लगती है या हमारे इर्द गिर्द गर्मी का माहौल होता है, तो जो हमारे कॉटन की शर्ट होती है वो पसीने को वेपोरेट कर देती है, मतलब कि हवा के अंदर ट्रांसफर कर देती है, विच इज टेकन फ्रॉम आवर बॉडी। अब वेपोरेशन को क्या चाहिए होता है? गर्मी। हमने पढ़ा था ना वेपोरेशन और कंडेंसेशन के अंदर जब हम फर्क पढ़ रहे थे, वेपोरेशन किस वजह से होती है? हीट की वजह से। अब अगर कॉटन की शर्ट में हीट को, वो जो पसीना है उसको अगर वेपोरेट करना है तो उसको क्या चाहिए? हीट। और वो हीट कहाँ से लेगी? हमारी बॉडी से। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज टेकन फ्रॉम आवर बॉडी प्रोड्यूसिंग ए कूलिंग इफेक्ट। जैसी वेपोरेशन होती है, ठीक है, हमारा जो पसीना है वो वेपोरेट होकर हवा में चला जाता है, तो एक ठंडक का एहसास होता है। उस ठंडक के एहसास से हमें गर्मियों के अंदर राहत महसूस होती है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, तो दो क्वेश्चन है। दूसरे वाला क्वेश्चन एग्जाम वर्दी है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना है। पूरे टॉपिक के अंदर से अभी तक सिर्फ ये क्वेश्चन है अभी तक जो कि आपको जो है वो याद करना है। डन है। उसके बाद ये वही पैराग्राफ है, उसी टॉपिक का हिस्सा है ये भी। उसके बाद बस ये एक छोटा सा साइड बॉक्स है, डिड यू नो, ये भी आपने याद नहीं करना, बस मैं इसके अंदर से आपको बताने लगा हूँ है क्या। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इंटर कन्वर्जन, जो अभी हमने सारे का सारा प्रोसीजर पढ़ा है ना, कि कन्वर्ट होना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन, इसके अंदर हमने पढ़ा है टेम्परेचर की वजह से कन्वर्जन होती है। टेम्परेचर तो अभी हमने स्टडी किया ना, लेकिन एक और रीज़न होती है जिससे स्टेट्स जो हैं वो कन्वर्ट होती हैं, एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है एक और रीज़न की वजह से। वो रीज़न कौन सी है? प्रेशर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से इंटर कन्वर्जन नहीं होती, बल्कि ये किसकी वजह से भी होती है? टेम्परेचर और प्रेशर। देखो इधर लिखा हुआ है टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेम टाइम। ओके, मैंने ये एग्जांपल आपको इसीलिए दी थी, ये वाली। फर्स्ट करो, दो तरह की आइस है। ये है मेरे पास क्रश्ड आइस, ठीक है, जिसको मैंने पीसा हुआ है बारीक बारीक, और ये है मेरे पास क्रश्ड आइस को मैंने अपने हाथ से ना एक प्रेशर अप्लाई करके उसको एक गोले की शक्ल दे दी है। मुझे बताओ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बर्फ जल्दी पिघल जाएगी? ये बर्फ जो बिल्कुल क्रश्ड है और बिल्कुल खुली खुली है, या ये वाली बर्फ जिसको हमने प्रेशर देकर जो है वो बिल्कुल एक गोला सा बना दिया है और उसको हम रख देंगे किसी भी जगह के ऊपर? कौन सी बर्फ जल्दी पिघलेगी? ये वाली। देखो जो प्रेशर होता है ना, वो हमारे मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, देखो ना, जब हम वो जो गोला गंडा खा रहे होते हैं, ठीक है, गर्मियों के अंदर अक्सर जो है वो गली मोहल्लों के अंदर बिक रहा होता है, जिसके ऊपर हम सिरप डाल के वो खा रहे होते हैं, तो उसको जो है अगर हम क्रश करें तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा पानी के अंदर। लेकिन जब हम उसको हाथों के साथ वो करते हैं ना, प्रेशर डालते हैं और उसको शेप देते हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं ताकि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ड्रॉप हो जाए, वो ज़्यादा देर बाद पिघले। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है चीज़ों को ड्रॉप करने के लिए, चीज़ों को मेल्ट करने के लिए, लेकिन प्रेशर भी एक फैक्टर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होगी या फ्रीज होगी, नहीं,
प्रेशर भी अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो। ठीक है, मैं इधर लिख नहीं पाया, इसके ऊपर लिख लो या इसके नीचे लिख लो, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। एक तो है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। ये रहा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। डन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। उसके बाद ये एक और एमसीक्यू, -34 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? दरअसल ये अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट है। जो हमारे पास पानी का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आकर पानी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अमोनिया है वो ज़्यादा देर से पिघलती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -34 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इतनी ज़्यादा सर्दी के अंदर जाकर वो फिर पिघलती है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -34 डिग्री सेल्सियस। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन 10 क्लास। याद करने वाला काम बिल्कुल नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दो शॉर्ट क्वेश्चन है और दो एमसीक्यूज हैं। दैट्स ऑल। मैंने सोचा था आज का लेक्चर जो है वो इतना लेंथी नहीं जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली लेक्चर लेंथी हो गया। बट व्हाट्सोएवर, मुद्दे की बात यह है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। डन है, जब भी मैं ये कहता हूँ ना कि इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आएगा या शॉर्ट नहीं आएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लेक्चर को भी ध्यान से नहीं सुनना। ठीक है, इट इज़ द लीस्ट दैट यू कैन डू। आपने याद नहीं करना, मैंने आपकी तरफ से वो प्रेशर हटा दिया है, लेकिन आप एटलीस्ट याद तो कर सकते हो ना उसको प्रॉपर। ठीक है, कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।